नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए जो कि आपके जुलाई में है, मनोविज्ञान का पेपर नंबर 68 लेकर आया हूं। ज़बरदस्त पेपर है साथियों, बिल्कुल शानदार चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 100 टेस्टों की ये जो सीरीज चल रही है उस क्रम में ये 68वां पेपर है। अब इसके बाद में आपके 32 पेपर आने और बाकी है साइकोलॉजी के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज बता दूं कि लेवल 1 वालों के लिए मेगा टेस्ट आपके 10 बजे आने वाला है साथियों। 10-11 बजे के आसपास आपके मेगा टेस्ट डालने वाला हूं, पूरे 150 प्रश्नों का। परसों मैंने लेवल 2 वालों के लिए मेगा टेस्ट डाला था, जो कि दूसरा मेगा टेस्ट था लेवल 2 का। और आज जो मेगा टेस्ट डाल रहा हूँ ये लेवल 1 वालों का दूसरा मेगा टेस्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 है, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह परिभाषा किसकी है? स्टेन की, गालिन की, जेम्स डेवर की और क्रो एंड क्रो की। देखो, ज़्यादातर फैक्ट आधारित प्रश्न मैंने इस पेपर में सम्मिलित किए हैं और अधिगम, बुद्धि, व्यक्तित्व और बाल विकास, इन 3-4 टॉपिकों को मैंने इस टेस्ट में ज़्यादा लिया है साथियों। तो बताइए प्रश्न संख्या 1 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसके द्वारा कहा गया है? क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है साथियों। चौथा विकल्प पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके दूसरा प्रश्न देखेंगे। बाल अध्ययन आंदोलन के जनक है स्टेनले होल, प्लेटो, मोंटेसरी और कमेनियस। तो इनमें से किसको बाल अध्ययन आंदोलन का जनक कहा जाता है साथियों? प्रश्न संख्या 2 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही है। तो दूसरे प्रश्न में राइट आंसर देख लेते हैं कि भाई आपका कौन सा इसमें सही आंसर होगा। साथियों याद रखिएगा, बाल अध्ययन आंदोलन के जनक है स्टेनले होल। कौन है? स्टेनले होल को ही बाल अध्ययन आंदोलन का जनक कहा जाता है। लगभग 1920 के आसपास बाल अध्ययन आंदोलन आरंभ हुआ था। तो प्रथम विकल्प आपके दूसरा विकल्प दूसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है, प्लेटो है, सुकरात है और डेकार्त है। तो साथियों बाल मनोविज्ञान के जनक बताना है आपको। प्रश्न नंबर 3 में दिए गए विकल्पों में से कौन बाल मनोविज्ञान का जनक है? तो देखिएगा, बाल अध्ययन आंदोलन अलग था वो, है ना, और यहाँ पर बात की जा रही है बाल मनोविज्ञान के जनक की। तो बाल मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? प्लेटो को कहा जाता है साथियों। किसको कहा जाता है? प्लेटो को बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 में बिल्कुल सही रहेगा। पूरे 30 प्रश्नों को सोल्व करके जाना साथियों, क्योंकि क्वालिटी वाली चीज़ें आपके सामने आने वाली है। देखो प्रश्न नंबर 4 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो संबंध स्किनर का चूहे से, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था कुत्ते से, मुर्गियों से, बंदरों से और वन मानुषों से। तो देखो यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई स्किनर का संबंध चूहों पर, मतलब स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहों पर। और स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, उसमें इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक का बिल्लियों से, मतलब थॉर्नडाइक ने जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था उसमें किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। उसी प्रकार साथियों कोहलर ने जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है, कौन से सिद्धांत में है ये इनका नाम आता है? जो गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है या जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत है, उसमें। अब इसमें इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? अगर आपको ये पता है तो बिल्कुल आप इसका आंसर आराम से बता सकते हो। तो साथियों प्रश्न नंबर 4 में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। चिंपैंजी इनके ऊपर प्रयोग किया था, वन मानुषों पर इन्होंने प्रयोग किया था साथियों, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है, प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 5वां प्रश्न। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता व काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ प्रश्न नंबर 5 में आपके कौन सा विकल्प सही है? एक बार आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए साथियों। बात की जा रही है बालक क्या कर रहा है? काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तु, मतलब एक कॉमन चीज़ आ रहा है इसमें कालेपन का साथियों। वह किससे डर रहा है साथियों? कालेपन वाली जो भी वस्तु है उसको देखकर डर रहा है। मतलब वो सोचता है कि सारी जो काली चीज़ें होती है उसके साथ कोई ना कोई घटना घटी होगी काली चीज़ों से। तो वह सोचता है कि जो भी काली चीज़ें हैं
वो साथियों नुकसान पहुंचाती है। मतलब उसके सामने काली चीज़ क्या है, उद्दीपक है, और साथियों उसने उद्दीपक सभी चीज़ों को एक जैसा मान लिया, मतलब उद्दीपक का इसने क्या किया, सामान्यकरण किया। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 5 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 6ठा प्रश्न, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक अनुबंधन के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, चालक अनुबंधन के लिए और आकस्मिक अनुबंधन के लिए। तो प्रश्न नंबर 6 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है। तो साथियों प्रश्न संख्या 6 में आपके जो सही उत्तर है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। किसके लिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए। यहाँ कुछ अधूरापन मैंने रखा था ताकि थोड़ा आप भ्रमित हो, लेकिन पकड़ में आना चाहिए। सारी चीज़ ये है कि पकड़ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है आपके। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो एग्जाम तक अगर रेगुलर फॉलो करोगे आप इन चीज़ों को, तो निश्चित रूप से साथियों पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की गारंटी है। 100% पात्र हो जाओगे, 100% गारंटी के साथ में। लेकिन लगातार आपको इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। संज्ञानात्मक अधिगम के नाम से, अधिगम का प्रयास व भूल, संकेत अधिगम और स्थान अधिगम। तो बताओ प्रश्न नंबर 7 में कौन सा विकल्प सही है। देखो थॉर्नडाइक ने यहाँ पर जो सिद्धांत दिया है साथियों, वो है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। लेकिन उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत तो इसमें नाम ही नहीं दे रखा है, तो फिर हम कौन से विकल्प को सही करेंगे। तो थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को अधिगम का प्रयास व भूल का, या फिर प्रयत्न या त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं साथियों। अतः आपके प्रश्न नंबर 7 में कौन सा विकल्प सही है। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये देखिएगा। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। साथियों सीखने के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं, थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं अपने सिद्धांत में। अब साथियों एक चीज़ यहाँ पर है कि इन्होंने सीखने के जो नियम दिए थे उनको 2 भागों में डिवाइड किया था। एक तो सीखने के प्राथमिक नियम या सीखने के मुख्य नियम भी इनको कहा जाता है, और सीखने के गौण नियम। तो साथियों देखो जो गौण नियम हैं इनकी संख्या 5 बताई है और मुख्य नियमों की संख्या 3 बताई है। तो प्राथमिक नियमों को क्या कहते हैं, मुख्य नियम। अब मुख्य नियम कौन कौन से बताए हैं, एक तो इन्होंने अभ्यास का नियम बताया है, एक प्रभाव का नियम बताया है और एक तत्परता का नियम बताया है। मतलब जो साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम है, ऐसा इन्होंने अपने प्राथमिक या मुख्य नियमों में कोई नियम नहीं बताया है। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 9 है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है। तर्क के अनुकूलन पर, व्यवहार के अनुकूलन पर, चिंतन के अनुकूलन पर और प्रेरणा के अनुकूलन पर। तो देखो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत साथियों यहाँ पर ये जो सिद्धांत है पावलोव के द्वारा दिया गया है। जो पावलोव का प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, उसी को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों इस सिद्धांत में पावलोव के द्वारा किसके अनुकूलन पर बल दिया गया है, व्यवहार के अनुकूलन पर इन्होंने बल दिया है। किसके अनुकूल पर, व्यवहार के अनुकूलन पर। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 10 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन और चिन्ह अधिगम। तो इनमें से जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है साथियों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर वाला है। अब इनके द्वारा जो ये सिद्धांत दिया गया है इसका आपको अन्य नाम बताना है प्रश्न संख्या 10 में। तो बताइए किस नाम से भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन को जाना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका दूसरा सही है साथियों। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। इसको साधनात्मक अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। किसको, क्रिया प्रसूत अनुबंधन को। तो सेकंड विकल्प आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है।
अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी में की अभिवृद्धि है और अधिगम लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो जो आपको अधिगम की विशेषता नहीं लगती है प्रश्न नंबर 11 में, उसका चयन करना है साथियों। देखो, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल लगातार चलती रहती है अधिगम की प्रक्रिया। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। हमारे व्यवहार में यदि परिवर्तन अस्थायी होता है तो हम उसको अधिगम नहीं कह सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नशा करके थोड़ी सी देर बहिर्मुखी हो जाता है तो इसका मतलब यूँ नहीं है कि वो बहिर्मुखी हो गया, मतलब जब उसका नशा समाप्त होगा तो वापस वो अपना जो उसकी मूल अवस्था है उसमें लौट जाता है साथियों। तो मतलब ये फिर स्थायी परिवर्तन नहीं है। तो नशाओं से या फिर दवाओं से, इनसे जो प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको आप अधिगम नहीं कह सकते, क्योंकि इनसे अस्थायी परिवर्तन आता है। और जहाँ पर बात की जा रही है स्थायी परिवर्तन की, ये दोनों सही है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, जी नहीं, अभिवृद्धि को आप अधिगम नहीं कह सकते हो साथियों। किसी बालक की लंबाई बढ़ती है, किसी बालक का वजन बढ़ता है, तो आप क्या उसको अधिगम कहोगे? जी नहीं, आप उसको अधिगम नहीं कह सकते, उसको वृद्धि के नाम से जाना जाता है साथियों। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है, अधिगम की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं होगा, इसलिए यही आपका सही उत्तर होगा। देखो, लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया अधिगम को माना जाता है, मतलब लक्ष्य की ओर उन्मुख प्रक्रिया जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाती है। तो विकल्प 3 ही आपके प्रश्न नंबर 11 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 12वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 12। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव और सीखने का समग्र सिद्धांत लेविन। तो बताओ, जो युग्म सही नहीं है वो कौन सा विकल्प में दिया हुआ है? तो साथियों देखो, जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इतनी देर से मैं बता ही रहा हूँ, तो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया है। क्लासिकल सिद्धांत, जिसको प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं साथियों, ये किसने दिया है? पावलोव ने दिया है। लेकिन समग्र सिद्धांत, यहाँ पर सीखने का समग्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। कर्ट लेविन ने तो क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया है साथियों। अतः चौथा विकल्प जो है ये सही युग्म नहीं है और यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। 12वें में 4th विकल्प सही है साथियों। तो प्रश्न संख्या 13, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसको कहा जाता है सीखने का वक्र कहा जाता है, सीखने का पठार कहा जाता है, स्मृति या अवधान। तो प्रश्न नंबर 13 में राइट आंसर आपको बताना है कि भाई कौन सा विकल्प आपका सही है। जिस अवधि में जिस अवधि में सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं हो तो उसको साथियों अवधान का मतलब तो ध्यान केंद्रण होता है। स्मृति और अवधान तो बिल्कुल गलत है। इसको क्या कहा जाएगा? सीखने का पठार कहा जाएगा। इसको अधिगम का पठार भी आप कह सकते हो। सीखने का वक्र तो हमें ये बताता है कि बालक ने कितना सीखा है, बालक जो सीख रहा है उसकी प्रगति कैसे हो रही है। तो ये चीज़ें हमें सीखने का वक्र बताती है। और सीखने का पठार क्या बताता है साथियों? कि बालक का सीखना रुक गया है। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 14, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से और अधिगम के सिद्धांत से। तो कोहलर एक गेस्टाल्टवादी है साथियों और इनका संबंध किससे है? अधिगम के सिद्धांत से है, क्योंकि इन्होंने अधिगम का जो सूझ का सिद्धांत है या जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है या जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है या जो इनसाइट थ्योरी है या फिर जो समग्राकृति वाला सिद्धांत है, किसके द्वारा दिया गया है? कोहलर के द्वारा, गेस्टाल्टवादियों के द्वारा। तो ये एक अधिगम का सिद्धांत है। अतः आपके 14वें प्रश्न में चौथा ही विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 15 साथियों 15वां प्रश्न है, मेस्लो के अनुसार निम्न स्त्री आवश्यकताओं में शामिल है शारीरिक आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता, प्रेम की आवश्यकता। पहला विकल्प। दूसरा है आत्मगौरव की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता और प्रेम की आवश्यकता। तीसरा है शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और प्रेम की आवश्यकता।
और चौथा है शारीरिक आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और आत्मगौरव की आवश्यकता। तो देखो यहाँ पर जो निम्न स्तरीय आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है किस विकल्प में दे रखा है। साथियों मैस्लो ने जो अपना पदानुक्रम वाला सिद्धांत दिया था, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, उसमें इन्होंने 5 आवश्यकताओं का उल्लेख किया है, जिसमें 3 तो निम्न स्तरीय बताई है और 2 उच्च स्तरीय बताई है। तो देखो जो शारीरिक आवश्यकता है, जो सुरक्षा की आवश्यकता है और जो प्रेम की आवश्यकता है, तीनों ही निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में इन्होंने सम्मिलित की है। जबकि जो आत्मसम्मान की जो आवश्यकता है और जो आत्मगौरव की आवश्यकता है साथियों, इसको इन्होंने उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में सम्मिलित किया है। अतः 15वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो 16वां प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है। अधिगमकर्ता की कोई भी अनुक्रिया उद्दीपक का परिणाम नहीं होती है, बल्कि अनुक्रिया के बाद जो पुनर्बलन दिया जाता है उससे अनुक्रिया होती है। यह कथन किस सिद्धांत की तरफ इशारा कर रहा है। एसआर थ्योरी, आरएस थ्योरी, इनसाइट थ्योरी और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो साथियों सीधा सीधा सा पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भाई जो अधिगमकर्ता है, मतलब जो सीखने वाला है, वो जो अनुक्रिया कर रहा है वो अनुक्रिया उद्दीपक से नहीं होती है, बल्कि अनुक्रिया के बाद में जो पुनर्बलन दिया जाता है उससे होती है। तो एसआर थ्योरी तो क्या कहती है, तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स, मतलब पहले उद्दीपक आता है और फिर अधिगमकर्ता के द्वारा अनुक्रिया की जाती है। यहाँ पर कह रहा है कि बाद में जो पुनर्बलन मिलता है उसके कारण अनुक्रिया की जाती है। तो साथियों रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी बिल्कुल इसकी सही प्रकार से व्याख्या कर रही है, जिसमें पहले अनुक्रिया की जाती है और बाद में स्टिमुलस उद्दीपक के रूप में पुनर्बलन को दिया जाता है। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं साथियों। तो 17वां प्रश्न है, यहाँ पर 16वां प्रश्न डबल बार टाइप हुआ है, मतलब टोटल प्रश्नों की संख्या 31 हो चुकी है। तो देखो पावलोव के सिद्धांत में अनुबंधन होता है कुत्ते का घंटी के साथ, घंटी का कुत्ते के साथ, घंटी का भोजन के साथ और भोजन का कुत्ते के साथ। तो साथियों पावलोव के सिद्धांत में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लगभग यहाँ पर इस प्रश्न को सभी स्टूडेंट गलत करने वाले हैं। साथियों पावलोव के सिद्धांत में लोग क्या कहेंगे कि भाई कुत्ते का घंटी के साथ अनुबंध होता है। जी नहीं, घंटी का भोजन के साथ अनुबंध होता है साथियों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भोजन के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, घंटी का प्रयोग किया जाता है लार को बाहर निकालने के लिए। अतः यहाँ पर तीसरा ही विकल्प 100% सही है साथियों, घंटी का भोजन के साथ अनुबंधन होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न, बालक को स्कूल भेजा जा सकता है लेकिन सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उदाहरण थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है। तत्परता के नियम पर, अभ्यास के नियम पर, प्रभाव के नियम पर और कोई नहीं। तो कोई नहीं को आप यहाँ से हटा दीजिए। देखिए यहाँ पर आप स्कूल भेज रहे हो, ज़बरदस्ती भेज दिया, लेकिन सीखने के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते, वो खुद सीखेगा साथियों। मतलब जब तक वो सीखने के लिए तैयार नहीं है या सीखने के लिए तत्पर नहीं है, आप उसको नहीं सिखा सकते। किसको? अधिगमकर्ता को। अतः ये कौन सा नियम है? तत्परता का नियम है। विकल्प 1 आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 को देख लेते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। 18वां प्रश्न है, अध्यापक द्वारा बच्चों को कक्षा में पाठ को अधिक से अधिक बार दोहराने का निर्देश देना चाहिए। यह कथन किस नियम पर आधारित है? अभ्यास के नियम पर, प्रभाव के नियम पर, परिणाम के नियम पर और आंशिक क्रिया के नियम पर। तो यहाँ पर पाठ को अधिक से अधिक बार दोहराने की बात की जा रही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करने की बात की जा रही है। अतः ये किसका उदाहरण है? अभ्यास के नियम का उदाहरण है साथियों। क्यों? क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। अर्थात अभ्यास करने से, लगातार अभ्यास करने से साथियों कोई जो मूर्ख व्यक्ति है वो भी विद्वान बन सकता है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 18 में सही है। नेक्स्ट साथियों 20वां प्रश्न है, अधिगम आदत, ज्ञान व अभिवृत्ति का अर्जन है। अधिगम की यह परिभाषा किसने दी? क्रो एंड क्रो ने, B.F. स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने और J.B. वाटसन ने। तो यहाँ पर अधिगम से संबंधित ये जो परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है? प्रश्न संख्या 20 में सही उत्तर का चयन करो साथियों। देखो अधिगम क्या है? आदत प्लस ज्ञान प्लस अभिवृत्ति, इन तीनों चीज़ों का अर्जन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ऐसी परिभाषा क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? क्रो एंड क्रो के द्वारा। अतः विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर यहाँ पर 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 21वां प्रश्न, अधिगम प्रारंभ होता है जन्म के कुछ समय बाद, जन्म से ही, शेषावस्था से और जन्म के 2 सप्ताह बाद। तो बताओ इनमें से दिए गए विकल्पों में से
कौन सा विकल्प आपका सही है साथियों? ये जो 4 विकल्प दे रखे हैं कि भाई अधिगम कब से प्रारंभ होता है, इस हिसाब से पूछा जा रहा है। तो साथियों अधिगम जन्म के 2 सप्ताह बाद आरंभ नहीं होता है, बल्कि अधिगम जन्म से ही आरंभ हो जाता है। जब बालक का जन्म होता है साथियों, जब वो बाहरी दुनिया में आता है, तब से ही वो अधिगम करना शुरू कर देता है। अतः दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। तो आपके 22वां प्रश्न, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते द्वारा भोजन देखकर लार का टपकाना कौन सा व्यवहार है? क्रिया प्रसूत व्यवहार, प्राथमिक व्यवहार, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और इनमें से सभी। तो 22वें प्रश्न को अच्छी तरह से याद रखिएगा साथियों। इस प्रश्न को थोड़ा समझने की भी जरूरत है कि भाई पावलोव ने जो अपने सिद्धांत में, अपने प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत में कुत्ते पर प्रयोग किया था साथियों। तो इसमें कुत्ते के द्वारा भोजन को देखकर उसके मुंह में क्या आ रही है साथियों? लार आ रही है। तो ऐसा जो व्यवहार कुत्ते के द्वारा किया जा रहा है वो प्राथमिक व्यवहार तो नहीं है साथियों, क्रिया प्रसूत या प्रतिक्रियात्मक। तो देखो इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प, प्रतिक्रियात्मक। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार क्या होता है? जिसमें जो अधिगम करता है, जो सीखने वाला है साथियों, वो व्यवहार करने के लिए बाध्य होता है। क्या करता है? व्यवहार करने के लिए बाध्य होता है। ऐसे व्यवहार को ही प्रतिक्रियात्मक व्यवहार कहा जाता है। जबकि क्रिया प्रसूत व्यवहार में व्यक्ति को पहले कुछ भी नहीं बताया जाता है, पहले क्रिया कराई जाती है और बाद में पुनर्बलन दिया जाता है। अतः प्रश्न नंबर 26 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? 22 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? यहाँ पर थर्ड विकल्प बिल्कुल सही रहेगा प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेंगे। 22वें में थर्ड विकल्प सही है साथियों, क्योंकि भोजन देखकर लार का टपकाना प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है, क्रिया प्रसूत व्यवहार नहीं है। तो चलिए प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, पावलोव के सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक है भोजन, घंटी, दोनों और लार। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके इसमें सही रहेगा? देखो अनुबंधित उद्दीपक और एक है अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक मतलब जिस उद्दीपक को अनुबंधित किया गया है, और पावलोव के सिद्धांत में किस उद्दीपक को अनुबंधित किया जाता है? घंटी को अनुबंधित किया जाता है साथियों, कि भोजन देने से पहले घंटी बजाई जाती है, जिससे कुत्ते के मुंह में लार का आना हो रहा था साथियों, घंटी के बजने से ही। अतः अनुबंधित उद्दीपक यहाँ पर क्या है? घंटी है। विकल्प 2 आपके 23वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 24वां प्रश्न देखेंगे। व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का उसके वातावरण से अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। यह कथन किसका है? आलपोर्ट का है, शेल्डन का है, वुडवर्थ का है और गिलपोर्ट का है। तो 24वें प्रश्न में राइट आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपका सही है? व्यक्तित्व से संबंधित ये जो परिभाषा दी गई है कि व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन जो व्यक्ति का उसके वातावरण से अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। साथियों ये परिभाषा आलपोर्ट के द्वारा दी गई है, बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है ये, बहुत ज़्यादा कई बार इस प्रश्न को एक अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों, तो परिभाषा को स्पेशल याद रखना। नेक्स्ट 25वां प्रश्न देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 25, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का निर्धारण होता है आत्मज्ञान से होता है, आदर्श से होता है, धर्म से होता है और वंशानुक्रम व वातावरण से होता है। तो मनोविज्ञान क्या मानता है? जो व्यक्तित्व का निर्धारण है साथियों वह किससे होता है? मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो मनोविज्ञान का मानना है कि जो व्यक्तित्व का निर्धारण है वो धर्म, आत्मज्ञान या आदर्श से नहीं होता है साथियों, बल्कि वो वंशानुक्रम व वातावरण से होता है। व्यक्तित्व का निर्धारण किससे होता है? वंशानुक्रम व वातावरण से। आपके फोर्थ विकल्प 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आएंगे। तो 26वां प्रश्न है, व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? आलपोर्ट के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा, हिप्पोक्रेट्स के द्वारा और रोजमैन के द्वारा। तो साथियों जो व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन वर्गीकरण है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 26 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आप इसको मान सकते हो। जो प्राचीन वर्गीकरण किया है व्यक्तित्व का वो आलपोर्ट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? आलपोर्ट के द्वारा व्यक्तित्व का सबसे प्राचीन वर्गीकरण किया गया है। तो प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। तो चलिए 27वां प्रश्न है, व्यक्तित्व है
बाहरी कारक है, आंतरिक कारक है, बाहरी व आंतरिक कारक है और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को आप यहाँ से हटा दीजिए। देखिए व्यक्तित्व यहाँ पर बाहरी और आंतरिक दोनों का योग होता है साथियों, अतः व्यक्तित्व बाहरी व आंतरिक कारक के अंतर्गत आ जाएगा। थर्ड विकल्प 27 में सही है। देखो बाहरी और आंतरिक मतलब जो बाहर से हमें दिखाई देता है कि भाई यार ये दिखने में ये गोरा है, ये काला है, ये दिखने में अच्छा है, ये दिखने में अच्छा नहीं है, इसकी हाइट अच्छी है, इसकी हाइट कम है, ये मोटा है, ये पतला है। तो इस प्रकार मतलब बाहरी कारक है ये, तो जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। आंतरिक कारक जैसे उसकी बोलने की क्षमता, उसकी भाषाई क्षमता, उसकी वाक शैली कैसी है, उसका दिमाग कैसा है, वो व्यवहारिक रूप से कैसा है, वातावरण के साथ कैसे समायोजन करता है, ये उसके आंतरिक कारक होते हैं साथियों। तो इस प्रकार थर्ड विकल्प आपके सही रहेगा, व्यक्तित्व बाहरी व आंतरिक कारक दोनों का योग है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ देंगे। आपके 28वां प्रश्न, वातावरण के सापेक्ष किए गए व्यवहार को कहते हैं समायोजन, अधिगम, विकास और व्यक्तित्व। तो 28वें प्रश्न में राइट आंसर बताइएगा साथियों, कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा। वातावरण के सापेक्ष किए गए व्यवहार को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 28 में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा साथियों विकल्प नंबर 1, समायोजन इसको कहा जाता है। जो हम वातावरण के सापेक्ष मतलब वातावरण के अनुसार जैसा हमें वातावरण मिलता है यदि हम वैसा ही व्यवहार करेंगे तो वो क्या एक तरह से समायोजन है। अतः विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। तो 29वां प्रश्न, अंतर्मुखता बहिर्मुखता का वर्गीकरण किसने किया? कार्ल जुंग ने, हेंस आइंजैक ने, आइंजैक केटल ने और सभी ने। तो साथियों अंतर्मुखता बहिर्मुखता का वर्गीकरण जिसके द्वारा किया गया है उनका नाम है हेंस आइंजैक। किनके द्वारा किया गया है? हेंस आइंजैक के द्वारा किया गया है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 29वें में सही है। देखो कोई त्रुटि लगभग आपको नहीं लगने वाली हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी कमेंट करके जाना 30 में से कितने प्रश्न सही किए साथियों। और एक और बात, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक निवेदन है आप लोगों से ताकि हमको और ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिल सके साथियों। तो चलिए 30वां प्रश्न देख लेंगे, आपके अंतिम और 30वां प्रश्न। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान का, संवेग का, संवेदना का और चिंतन का। तो मैकडूगल का मानना था कि यहाँ पर प्रत्येक जो मूल प्रवृत्ति है साथियों एक संवेग से जुड़ी होती है। जब हमारे सामने कोई संवेग उत्पन्न होता है तो उसका संबंध मूल प्रवृत्ति से भी होता है। जैसे हमारे सामने भय नामक संवेग हुआ तो भय तो क्या है? संवेग। अब और हम भय के कारण उस स्थान से दूर भागने की कोशिश करेंगे तो पलायन क्या है साथियों? मूल प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार संवेगात्मक विकास का सिद्धांत भी यहाँ पर मैकडूगल के द्वारा ही दिया गया है और इसमें इन्होंने 14 संवेगों का संबंध 14 मूल प्रवृत्तियों से भी बताया है। तो विकल्प 2 आपके 30वें प्रश्न का सही उत्तर है। तो इस प्रकार आपके 68वां पेपर पूरा क्लियर होता है साइकोलॉजी का। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने वीडियो को पूरा देखा साथियों।